सबके पास गुण होता है, कोई ना कोई सबके पास गुण होता है। जैसे ये लड़कियों के पास ढेर होता है, ऐसे करते हैं देखो तुरंत आया ना, ना आया गया। और तो देखो बल लगाई सब कि ना लगाई सब, बल लगाई सब तुरंत पूरा प्रारंभिक अवस्था में आ गया कि ना आ गया। भगवान का ऐसा ही कर ऐसे हुआ तो ऐसा ही रह जाए, मतलब वो कौन सी आ जाएगी अप्रत्यास्था में ना। एक बार ऐसे किए तो कहें ये सबसे ज़्यादा ही पाया जाता है इधर की बटालियन में। सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है प्रत्यास्था का गुण? लड़कियों में 500%। सबसे ज़्यादा 500% पे जानते हो, इससे ही रह जाएगा, वो पूरा प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा। थरिया था ना, प्रत्यास्थ था, इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी। समझो इधर प्रत्यास्था, देखो इधर ये पहला अभ्यास है, इसमें ध्यान से समझो इधर। हाँ देखो इधर अप्रत्यास्था पहला अभ्यास में समझोगे, पहले विरूपक बल स्टेप बाय स्टेप समझते चलोगे ना, तो इसमें पहला हेडिंग क्या समझोगे? विरूपक बल, ठीक है ना। जैसा इसका नाम रहेगा वैसा इसका परिभाषा रहेगा, विरूपक बल। तो विरूपक बल की परिभाषा समझना, मतलब किसी वस्तु पर अगर बल लगाओ और उसकी आकृति व आकार क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? तो उस पर लगाए गए बल को हम क्या कहेंगे? विरूपक बल। जैसे मान लो, जैसे ठोस वस्तु पर लगाओगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गीली हुई मिट्टी पर लगाओगे तो गीली मिट्टी पर लगाओगे तो उसकी आकार व आकृति क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो किसी वस्तु पर आरोपित वह बल जिसके कारण वस्तु का आकार व आकृति में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, उसे क्या कहोगे? विरूपक बल, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद आती है ना वस्तु। वस्तु सब जानता है क्या होता है, ठीक है। तो वस्तु 3 ठो आती है, एक ठो आएगी दृढ़ वस्तु, और एक ठो आएगी प्रत्यास्थ वस्तु, प्रत्यास्थ वस्तु, और एक ठो आएगी अप्रत्यास्थ वस्तु, एक ठो आएगी अप्रत्यास्थ वस्तु, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, दृढ़ वस्तु क्या होता है समझ लो। दृढ़ वस्तु, दृढ़ मतलब कठोर, ठीक है ना। दृढ़ वस्तु का मतलब क्या समझोगे? कठोर वस्तु। कठोर वस्तु मतलब समझो अपना कुछ रूपरेखा बदलेगा नहीं, ठीक है ना। तो मतलब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाए या किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित किया जाए तो वस्तु के आकार व आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार की वस्तुएं क्या कहलाएंगी? दृढ़ वस्तु। बताओ दृढ़ वस्तु की परिभाषा बढ़िया से लिखोगे ना। किसी वस्तु पर आरोपित किया गया विरूपक बल, किसी वस्तु पर जब विरूपक बल आरोपित किया जाएगा या लगाया जाएगा तो वस्तु का आकार व आकृति परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार की वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? दृढ़ वस्तु, ठीक है ना। ये एक ठो हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? प्रत्यास्थ वस्तु। प्रत्यास्थ वस्तु में समझना क्या होता है कि मतलब किसी वस्तु पर अगर बल लगा रहे हो, ठीक है, बल लगाकर अगर हटा रहे हो, ये प्रत्यास्थ वस्तु देख समझना। इसे प्रत्यास्थ वस्तु हो गया ना। किसी वस्तु पर तुम विरूपक बल लगा रहे हो तो उसकी आकृति व आकार परिवर्तन हो जाएगा, पर जैसा ही विरूपक बल का मान हटेगा तो वह अपने पुनः प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाएगी? आ जाएगी। तो इस प्रकार की वस्तु को हम क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ वस्तु। अभी प्रत्यास्था पढ़ाएंगे कि प्रत्यास्था भी किसे कहते हैं, पहले ये सब वस्तुएं पढ़ लो ना। प्रत्यास्थ वस्तु और ये अप्रत्यास्थ वस्तु। तो क्या बोलोगे? किसी वस्तु पर जब विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु का आकार व आकृति में परिवर्तन हो जाता है, परंतु विरूपक बल लगाकर हटाने से वस्तु अपने पुनः प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाती है? आ जाती है। तो इस प्रकार की वस्तुएं क्या कहलाएंगी? प्रत्यास्थ वस्तु, ठीक है ना।
अप्रत्यास्थ वस्तु में समझ लो, इसे अप्रत्यास्थ वस्तु में विरूपक बल लगा दोगे तो वो आकार व आकृति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। लगाकर हटाने से भी विरूपक बल का मान जब लगाकर हटा दोगे तो पर भी ये पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगी। जैसे मान लो क्या हो सकता है, जैसे गीली कोई वस्तु हो, मतलब ऐसी कोई वस्तुएं हो जिनको दबा दो तो वो पुचका ही रह जाएगा, फिर पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा। इसकी में परिभाषा क्या बोलोगे कि मतलब वह वस्तु जिस पे विरूपक बल लगा देने से उसके आकार व आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है और वस्तु पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में लौट कर वापस नहीं आती है। इस प्रकार की वस्तु को क्या कहेंगे, अप्रत्यास्थ वस्तु। देखो यहाँ से विरूपक बल का परिभाषा क्या बताओगे, मतलब किसी वस्तु पर आरोपित वह बल जिससे वस्तु का आकार व आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उस बल को हम क्या कहेंगे, विरूपक बल। फिर उसके बाद क्या पढ़ोगे, दृढ़ वस्तु। दृढ़ वस्तु में क्या पढ़ोगे, ये विरूपक बल ही पूरा कार्य करेगा। ठीक है, विरूपक बल मतलब उसका रूपरेखा क्या कर दे, बदल दे। जिस वस्तु पे भी अगर ये लग जाएगा तो उस वस्तु का रूपरेखा बिगाड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, बताओ दृढ़ वस्तु अचल मतलब ये बदलता नहीं है। मतलब अगर किसी वस्तु पर देश भर की वस्तुएं होती हैं तो अब इस प्रकार की वस्तु होगी कि अगर उस पर विरूपक बल लगाया जाए तो उस वस्तु का आकार व आकृति ना बदले, तो उस प्रकार की वस्तुएं क्या कहलाएंगी, दृढ़ वस्तु। और किसी वस्तु पर आरोपित विरूपक बल लगाने से उसके आकार व आकृति में परिवर्तन हो जाता है, परंतु विरूपक बल का मान हटाने से वह पुनः प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाए, आ जाती है, तो उस वस्तु को हम क्या कहेंगे, प्रत्यास्थ वस्तु। अप्रत्यास्थ वस्तु किसे कहोगे बताओ, जिस वस्तु पर विरूपक बल लगाए आकार व आकृति क्या हो जाए, बदल जाए और वस्तु पुनः प्रारंभिक अवस्था में वापस लौटकर ना आए, तो उस प्रकार की वस्तु को क्या कहेंगे, अप्रत्यास्थ वस्तु। इसके बाद हेडिंग समझोगे प्रत्यास्था। ठीक है ना, इसके बाद हेडिंग समझोगे प्रत्यास्था। ठीक है, इसे किसे कहते हैं, तनी समझो इधर। अप्रत्यास्था मेन है ना, प्रत्यास्था किसे कहोगे, देखो किसी वस्तु का वह गुण पढ़ोगे यहाँ पे। किसी वस्तु में भैया सभी के पास गुण होता है, तुम लोगों के भी पास गुण है, तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण विरूपक बल अगर उस पर लगाया जाए, मतलब ऐसे देहाती भाषा में बढ़िया समझो कि कोनो ऐसी वस्तु मतलब किसी वस्तु का वह गुण होगा जिससे विरूपक बल लगाएं और विरूपक बल लगाकर हटा दें, तो वस्तु जिस गुण के कारण, इसके कारण जिस गुण के कारण अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रत्यास्था। प्रत्यास्था की परिभाषा क्या बोलो बता, किसी वस्तु का वह गुण जिससे विरूपक बल लगाकर, जिस पर विरूपक बल लगाकर हटाने से वस्तु जिस गुण के कारण अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है उस गुण को क्या कहेंगे, प्रत्यास्था। ठीक है ना, प्रत्यास्था की परिभाषा क्या बोलो बताओ। सबके पास गुण होता है, कोई ना कोई सबके पास गुण होता है। जैसे ये लड़कियों के पास ढेर होता है, ऐसे करते हैं देखो तुरंत आया ना आया गया। और तो देखो बल लगाई सब कि ना लगाई सब, बल लगाई सब तुरंत पूरा प्रारंभिक अवस्था में आ गया कि ना आ गया। भगवान का ऐसा ही कर ऐसे हुआ तो ऐसा ही रह जाए, मतलब वो कौन सी आ जाएगी अप्रत्यास्था में ना। एक बार ऐसा किए तो कहें, ये सबसे ज़्यादा ही पाया जाता है इधर की बटालियन में ना पाया जाता है, पाया जाता है ना, वो ना पाया जाता है, पाया जाता है 120%। ठीक है, सबसे अधिक ये गुण पाया जाता है 180% इधर,
कभी ऐसा देखे वो लड़के ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं ऐसा। अरे ये तुम लोग नकली बता रहे हो तब ना। वो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है प्रत्यास्था का गुण? लड़कियों में 500%। सबसे ज्यादा 500% पे जानते हो, इससे ही रह जाएगा वो, पूरा प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा। ठीक है ना, थोड़ा इतना तक लिख लो तो आगे बढ़ा दें। इतना तक अरे हम कर रहे तो हम बता रहे हैं ना इसे। सबसे खराब वाली आदत होती है ये वाली, सोच लो। ठीक है, जो नहीं हो पीछे पड़ना रहेगा वो पीछे पड़ जाता है ना। 20 किलोमीटर घामा में चला जाएगा, पीछे पीछे साइकिल चलाते हैं। लिखो पहला हेडिंग आ जाओ, नाम डालिए चैप्टर का प्रत्यास्था, उसके बाद हेडिंग लगा लोगे विरूपक बल। लिखो विरूपक बल में ध्यान से लिखो। लिखो किसी वस्तु पर आरोपित वह बल, किसी वस्तु पर आरोपित वह बल जिसके कारण वस्तु के आकार व आकृति में परिवर्तन हो जाता है, उस बल को विरूपक बल कहते हैं। उस बल को विरूपक बल कहते हैं। हो गया ना? क्या मुसड़ी है ना, वो आती जाती है, वो भी अभी यहाँ थी। मछली ना अच्छा सुनना रहे, मुसड़ी का मुंह छोट होता है, फुदुक फुदुक कर चलती है, वो अच्छा सुनना रहे, कुदुक कुदुक कर चल रही। चलो अगला हेडिंग लगा लोगे दृढ़ वस्तु। दृढ़ वस्तु देखो इधर, दृढ़ वस्तु में क्या लिखोगे? ध्यान से देखो इधर, दृढ़ वस्तु में क्या लिखोगे? मतलब वह वस्तु जिस पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के आकार व आकृति में परिवर्तन नहीं हो, तो इस प्रकार की वस्तुएं क्या कहलाएंगी? दृढ़ वस्तु। लिखो वह वस्तु, या ऐसे लिखो किसी वस्तु पर लगाया गया विरूपक बल किसी वस्तु पर लगाया गया विरूपक बल से वस्तु के लगाए गए वस्तु के आकार व आकृति में परिवर्तन ना हो तो इस प्रकार की वस्तुएं दृढ़ वस्तुएं कहलाती हैं। इस प्रकार की वस्तुएं दृढ़ वस्तुएं कहलाती हैं। हो गया? अगला हेडिंग लगा लो प्रत्यास्थ वस्तु। प्रत्यास्थ वस्तु इंग्लिश लिख लेना, लो लिखना चाहोगे तो इलास्टिक बॉडी, और ये हो जाएगा रिजिड बॉडी, और एक तो हो जाएगा प्लास्टिक बॉडी आती है इसको। ठीक है, अगला हेडिंग लगा प्रत्यास्थ वस्तु।
प्रत्यास्थ वस्तु में क्या लिखोगे, मतलब वह वस्तु, मतलब किसी वस्तु पर लगाया गया विरूपक बल से वस्तु के आकार व आकृति में परिवर्तन हो जाता है, परंतु जैसा ही विरूपक बल हटाया जाएगा वस्तु पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। तो इस प्रकार की वस्तुएं क्या कहलाती हैं, प्रत्यास्थ वस्तुएं। लिखो लिखो, किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो, किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के आकार व आकृति में परिवर्तन हो जाता है, परंतु विरूपक बल हटाने से वस्तु पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, वस्तु पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो इस प्रकार की वस्तुएं प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती हैं, प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती हैं। हो गया ना। देखो घर पे जाकर बढ़िया से रिपीट करना लो, नहीं तो अब देखो सेकेंड पेपर में आ गए लो ना, तो फर्स्ट पेपर का जितना रहेगा सब भूलना स्टार्ट होगा अब, क्योंकि इससे और फर्स्ट पेपर से और सेकेंड पेपर से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये अलग है और वो अलग है। वो 9 लेवल पे था, अब ये लग रहा होगा कि नहीं 11 लेवल पे पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अगला हेडिंग लगा लोगे अप्रत्यास्थ वस्तु, अगला हेडिंग लगा लोगे अप्रत्यास्थ वस्तु, या इसे कहते हैं, तनी बात समझो इधर, इसे कहेंगे सुघट वस्तु, या कहेंगे प्रत्यास्थ वस्तु, या कहेंगे प्लास्टिक वस्तु ना, प्लास्टिक बॉडी। इसको क्या कहेंगे, अप्रत्यास्थ वस्तु, या क्या कहेंगे सुघट वस्तु। इसको क्या कहोगे, या सुघट वस्तु, या क्या कहोगे प्लास्टिक बॉडी ना। बात क्या होगी। ठीक है, तो बताओ इसमें क्या बताओगे अप्रत्यास्थ वस्तु में, कि किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के आकार व आकृति में परिवर्तन हो जाता है, परंतु विरूपक बल का मान हटाने से वस्तु पुनः प्रारंभिक अवस्था में वापस लौटकर नहीं आती है। तो इस प्रकार की वस्तुएं क्या कहलाएंगी, अप्रत्यास्थ वस्तु। लिखो, किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के आकार व आकृति में परिवर्तन हो जाता है, तथा वस्तु से विरूपक बल हटाने की वस्तु पर से विरूपक बल हटाने से वस्तु पुनः प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं लौट कर आती, वस्तु पुनः प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं लौट कर आती या नहीं लौटती, वस्तु पुनः प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं लौटती। तो इस प्रकार की वस्तु
अप्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है। तो इस प्रकार की वस्तु अप्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है। हो गया ना, कोई दिक्कत है? और उसके बाद हेडिंग लगा लोगे प्रत्यास्था, मतलब प्रत्यास्था किसे कहते हैं, ठीक है ना। प्रत्यास्था किसे कहते हैं, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। जिंदगी भर नहीं भूलोगे, सब लिख लो, लिखो। हाँ, लिखो, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आती है, अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आती है, हो गया, लौट आती है। वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्था कहते हैं, वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। और सबसे ज्यादा किस में? देखो इधर, हाँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान ढेर बड़े। हमके तो लगा था कि कहियो इधरों से फायर हुई 2-4 गो, कहियो उधरों से फायर हुई 2-4 गो। ऐसा ना हिसाब से मत, नहीं तो बिचाव में मऊ आई तो हम लोग फायर कैला से तो हम लोग ना देवा लगी, नाम पहले ही दिया जाए। हाँ, चलो अगला हेडिंग समझोगे, प्रत्यास्था की सीमा। इधर देखो, समझो, इधर प्रत्यास्था की सीमा, इधर समझो ना। प्रत्यास्था की सीमा किसे कहते हैं? देखो इधर, प्रत्यास्था की सीमा का मतलब समझना। इधर प्रत्यास्था की सीमा मतलब वस्तु में प्रत्यास्था गुण पाया जाता है, मतलब उसमें एक तो इतना सीमा होगा, तनी शांति समझो सब। प्रत्यास्था में एक तो गुण पाया जाता है जो पुनः प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाता है, आ जाता है। अब बताओ, प्रत्यास्था में गुण किसके कारण पाया जाता है? विरूपक बल के कारण। अब विरूपक बल अब इतना ना लगा दें, बात समझना लो, अब विरूपक बल इतना ना लगा दे भैया कि वो पुचुकले का पुचुकले रह जाए, ठीक है। मतलब वहां तक विरूपक बल लगाए जहां तक वस्तु अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाए, वापस लौट जाए। मतलब विरूपक बल का वह अधिकतम मान, जिसे बताए थे ना, इसमें घर्षण बल में पढ़ाए थे कि किसी वस्तु पर आरोपित वह अधिकतम बल जिससे वस्तु चले नहीं, चलने वाली ही हो ना, अभी पढ़ा कर आए हैं, ही हो ना। कहाँ पे आ गया पार्टनर? चलने वाली ही हो ना। तो उसी तरह इसमें एक आएगा कि मतलब किसी वस्तु पर विरूपक बल इतना तक ही लगाओगे कि वह पुनः प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाए। तो किसी वस्तु पर लगाया गया विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिससे वस्तु पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तो वो वाली सीमा, मतलब उतने तक जो लिमिट होगा उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्था की सीमा। बताओ, प्रत्यास्था की सीमा में क्या लिखोगे? किसी वस्तु पर आरोपित विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिससे वस्तु अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाए, वापस लौट आए, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्था की सीमा। लिख लो, लिखो। अच्छा, प्रत्यास्था की सीमा भी सबसे अधिक किसमें? कटाक्ष से ले आती हैं सब, मतलब इतना ना टेढ़ कर देती हैं सब ऐसा ही हो जाए, इतना तक रहता है कि झटाक से आ जाए।
लिखो, किसी वस्तु पर आरोपित विरूपक बल का वह अधिकतम मान, किसी वस्तु पर, दोबारा तुम लोग मत बोलना लो, तो दोबारा बोलोगे तो गड़बड़ा देंगे हम, किताब से नहीं लिखवा देते। किसी वस्तु पर आरोपित विरूपक बल का वह अधिकतम मान, देखो सीरियल नंबर जाने तो शब्द बाई शब्द बैठता जाएगा, अगर इधर उधर कहिए तो शब्द ना बैठेगा। विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिसके कारण वस्तु अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है उसे प्रत्यास्था की सीमा कहते हैं। उसे प्रत्यास्था की सीमा कहते हैं। आवाज नहीं, शांति से रहो सब, घूमे हो गया ना। प्रत्यास्था की सीमा का मतलब समझ लिया लो ना, मतलब इतना तक बल नहीं लगाओगे। तनी एग्जाम्पल समझना लो, जैसे मान लो कोई वस्तु है, उसका तो समझ लिए लो। अगर मान लो कोई हल्की स्प्रिंग हो और टट्टर वाली दे दी जाएगी तो तुम लोग से खिंचाएगा नहीं, इतना पहलवान हो नहीं। जैसे मान लो कोई हल्की स्प्रिंग हो, तो अब इसको इतना मत खींच देना कि फैल जाए, अब फैल के फिर पूरा प्रारंभिक अवस्था में ना आ जाए। स्प्रिंग देखे हो लो, इसको इतना बल लगा कर ना खींच दें कि यह पूरा क्या हो जाए, सीधे हो जाए एकदम। मतलब खाली उसको इतने तक खींचना है कि छोड़ दे तो अपने पुनः प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाए, चली जाए। ठीक है ना। तो इसकी सीमा को हम क्या कहेंगे, मतलब किसी भी वस्तु पर विरूपक बल का वह अधिकतम मान, मतलब इतना बल लगाओगे कि वह अपने पुनः प्रारंभिक अवस्था में आने का क्या करे, प्रयास करे। उतना तक वो लिमिट रहता है। मतलब कोई भी काम में लिमिट होता है ना। अभी तुमको 10 पड़ाका मारेंगे तो ना भागोगे, 20 पड़ाका मारेंगे तो ना भागोगे, लेकिन लातन मुक्कन दूर मार लगा तो भाग जाओगे। तो विरूपक बल अधिक हुआ कि ना हुआ। अब हम इतना ना मारे कि तुम भाग जाओ, उतने सीमा तक ही क्या कहलाएगा, विरूपक बल। समझ में आया। अगला हेडिंग लगा लोगे प्रतिबल। अगला हेडिंग लगा लो भैया प्रतिबल। प्रतिबल स्ट्रेस होता है, जानबे करते हो, इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं। इसको इंग्लिश लिखना होगा, किताब से देख कर लिख लेगा। स्ट्रेस से ना, स्ट्रेस तो के ठेस लग गल, देखते हो लगल बा ठेस, तो के घाव लगल बा। ठेस मतलब समझते हो सब ना, तनी सु नोक्छा वाला, जैसे घाव लग जाए चाहे कुछ हो जाए तो मुंह फुला के कोड़ा नहीं बैठ जाते हो सब। तनी बात समझो, प्रतिबल क्या होता है। देखो एक तो होता है न्यूटन नाना का क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम पढ़े हो, तीसरा का नियम क्रिया प्रतिक्रिया। एक तो होता है क्रिया और उसके विपरीत वाले होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया। तो एक ठो पर लगाएगा बल तो दूसरे की तरफ जो लगेगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिबल। हो गया। देखो इधर तनी बात समझने की कोशिश करना लो, अनुभव करना लो, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे मान लो कोई भी वस्तु होगा, ठीक है ना। तनी बात समझो इधर। जैसे मान लो कोई भी वस्तु होगा तो इस वस्तु को एक दृढ़ सिरे से बांध दो ना, एक दृढ़ सिरे से बांध दो और दूसरे तरफ भार लटका दो, तो भार लटकेगा। हमने मान कर लगाया कि क्या लटकेगा, यम। मानते हैं ना कि यम द्रव्यमान का भार लटकता है। आप 10 किलो लिया दो, 20 किलो लिया दो, 50 किलो लिया दो, तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण से क्या होता है, गुणा होता है। उसके कारण उतने बल से पृथ्वी अपने नीचे की ओर क्या करती है, किसी वस्तु को खींचती है। तो कहीं ना कहीं इसके ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समझो। देखो कोई भी तार लोगे, इस मान लो उंगली हो गया, उंगली को यहाँ से काट दिए, हमारा उंगली है, काट दोगे सब, अपना ना काटोगे सब। इसे हाई वाला जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है, देखो दिखाई दे रहा है, ये वाला ये क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ काट का
क्षेत्रफल। अगर तुम इसको बीचों बीच काट दिए, देखो इधर इसको बीचों बीच से काट के निकाल दिए तो ये दो भाग में होगा, तो वो जो गोलकार दिखाई देगा वो क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये वाला जो होगा वो क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मतलब कहीं ना कहीं तनी समझो, ये मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है भैया, तनी बात समझो इधर, इस पे कोनो ना कोनो पृष्ठीय सतह जो क्षेत्रफल होगा, तो अच्छा वस्तुएं बनती हैं छोटे छोटे पदार्थों से, कणों से बनती है ना, किससे बनती है, छोटे छोटे कणों से। तब तनी बात समझना, ये वस्तु को अगर भार लटका दिए और इसमें कुछ बांध कर, मतलब समझो कि हम मान लो खींच रहे हैं, इस वस्तु को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो जब खींचोगे तो इसके जो अणु हैं वो कुछ अणु, मतलब यहाँ पे ऐसी कोई पृष्ठ सीमा होगी वहां तक जहाँ तक के अणु नीचे आने चाहेंगे और वहां तक के ऊपर वाला अणु ऊपर जाना चाहेंगे। देखो यहाँ पे इसको अगर हम खींचें इसको, तो इसमें इतना अणु अपने जटिल प्रबल बल से जुड़े हुए हैं कि ये खिंचाना नहीं चाहते हैं। जैसे स्प्रिंग ही ले लो, स्प्रिंग को अगर तुम ऐसे खींच रहे हो, ऐसे खींच रहे हो ना, अगर खूब टाइट स्प्रिंग रहेगी तो छेड़ पोक दोगे, सब खिंचाएगा नहीं, ठीक है। अगर मान लो खिंचाने वाली होगी तो बताओ, अगर इधर खींचोगे ना इधर, तो इधर की आने के प्रयास करेगा, आएगा भी, तो तुम लगाए हो बल, जैसे मान लो खिंचा के आया भी तो वो क्या लगाए, बल, लेकिन एक बल का अनुभव करोगे उस दिशा में, एक बल इधर लगा रहे हो, खींचने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन एक बल का अनुभव करोगे किधर के लिए, विपरीत दिशा में, जो बार बार छोड़े जाने पर वो क्या कर लेगा, अपने ओर खींच लेगा। तो तुम बल लगाए इधर, एक ठो बल लगाया उधर, लगा कि ना लगा, एक ठो बल लगाया उधर, तो उसी को कहते हैं आंतरिक प्रतिक्रिया बल, या कहते हैं प्रत्यानयन बल। जो हम बता रहे हैं स्प्रिंग से, वो स्प्रिंग में जो बल लगता है वो प्रत्यानयन बल लगता है, या तो कहेंगे आंतरिक प्रतिक्रिया बल या तो कहेंगे प्रत्यानयन बल। अब प्रत्यानयन बल का मतलब समझो, बार बार तुम खींचोगे इधर, लेकिन वो खींचा कर जाना चाहेगा इधर, स्प्रिंग लिए हो ना, तुम खींच रहे हो इधर, लेकिन बार बार वो प्रयास करेगा ना, नहीं छोड़ छोड़ जल्दी छोड़, हम जाइए अपनी जगह पर, जो छोड़, तो जो उधर खींचना चाह रहा है भैया, बार बार प्रयास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, बल जो प्रयत्न कर रहा है अपने ओर खींचने के लिए, उसी बल को क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल। तो एक बात समझो, इधर के लिए तुम खींचोगे तो अणु इसके इधर खिंचा के आएंगे, खिंचा के आएंगे ना, तो इसके कुछ अणु भी होंगे जो किधर को बल लगाएंगे, भाई हमके मत छोड़ के जो, तोरी बिना जी ना पाई, साथ मरेंगे साथ जिएंगे, देखो साथ मरेंगे साथ जिएंगे। देखो एक बल लगा है इधर और एक बल लगाएगा उधर, नहीं तो कौन भी वस्तु को खींचोगे तो वो कैसे हो जाएगा, बर्फी नहीं टूट के तुरंत हट जाए, हट जाता है ना। ध्यान समझो इधर, कौन भी वस्तु पर अगर ये बल ना लगे तो वस्तु चूर चूर हो जाएगी, खंड खंड हो जाएगी, हो जाएगी ना, हो जाएगी कि ना हो जाएगी। तो देखो इधर को तुम लगाए हो बल और इधर को लग रहा है दूसरा बल, तो दूसरे बल को जो विपरीत दिशा में लग रहा है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया बल। अब ये लग रहा है पदार्थ के भीतर, तो बात समझते रहना लोग, ये जो बल लग रहा है किधर लग रहा है, पदार्थ के भीतर, तो इसी बल को कहते हैं क्या, आंतरिक प्रतिक्रिया बल, या इसी को कहेंगे प्रत्यानयन बल। दोनों बात एक ही होगी, आंतरिक प्रतिक्रिया बल कहो या क्या कहोगे, प्रत्यानयन बल। और ये किसके बीच लगेगा, किसके बीच लगेगा, अणुओं के बीच, ये जो पदार्थ है उसके अणुओं के बीच। तनी बात समझो इधर, इस क्षेत्रफल, अच्छा ये बता अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को क्या मानोगे, ए, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को क्या मानोगे, ए। तब तनी प्रतिबल की परिभाषा समझो, देखो प्रतिबल बराबर होता है एफ बाई ए। तनी बात समझो इधर सबसे, देखो अगर ए बराबर अगर 1 मीटर स्क्वायर रख दिए, सबसे सुपरहिट परिभाषा बोलते हैं सर जी, यहाँ से बोलते हैं ना, तो बताओ प्रतिबल बराबर होगा किसके, बल के। और ये बल कौन बल होगा, आंतरिक प्रतिक्रिया बल या प्रत्यानयन बल। अब यहाँ से बोलो, यहाँ से देखो, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल बोलोगे ना,
किसी वस्तु के सतह के क्या है बोलोगे, किसी वस्तु के सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अणुओं के बीच आंतरिक प्रतिक्रिया बल को ही क्या कहते हैं, प्रतिबल। हुआ ना। यहां से तनी बात समझो इधर, प्रतिबल की परिभाषा क्या बताई, कौन सा बल है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल। किसके बीच लगने वाला है, अणुओं के बीच। तो अणुओं के जो बीच बल लगता है उसको क्या कहते हैं, ये भी परिभाषा हुआ, अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिक्रिया बल। समझ में आया। यहाँ से अगर परिभाषा बोलोगे तो क्या बोलोगे, किसी वस्तु के आई क्या बोलोगे, किसी वस्तु के सतह पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया, अणुओं के बीच लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल और वस्तु के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रतिबल। अणुओं के बीच लगने वाला प्रतिबल। और यहाँ से सीधे सीधे क्या बोलोगे, किसी वस्तु के सतह के एकांक क्षेत्रफल, क्योंकि एरिया बराबर कितना रख दिए हैं, एक। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अणुओं के बीच आंतरिक प्रतिक्रिया बल को ही हम क्या कहेंगे, प्रतिबल कहेंगे। यहाँ पे समझ में आया। अब ध्यान से देखो इधर, प्रतिक्रिया बल पूरा समझ लो। देखो प्रतिक्रिया, अरे प्रतिबल ना हो, प्रतिबल बराबर बताओ कितना, F/A। बात समझो इधर, ये बताओ बल का मात्रक न्यूटन, तो इसका मात्रक बताओ क्या होगा, न्यूटन। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। अभी बताओ किस पद्धति में, यम के यस पद्धति में। अब अगर इसी को CGS में ले जाओगे तो बस इसको किस में ले जाओगे, डाइन में, और इसको किस में ले जाओगे, सेंटीमीटर में, और ये किस में जाएगा, CGS में। हो गया ना। अब आ जाती है बात भैया किसकी, बीमा की। तो बीमा, बल की बीमा M/T/-2, M/T/-2, और क्षेत्रफल का मात्रक सब लोग जानता है, L/2 घात। L पर क्या आएगा, 2 घात। तो ध्यान से देखो इधर, तो ये ऊपर जाएगा तो L पर आई बताओ 1 प्लस का रहेगा, आई 2 जाएगा तो माइनस का। या तो कहोगे एगो L से L कट जाएगा तो आई एगो जाएगा ना, तो एगो L पर जाएगा तो माइनस का 1 होगा, और T पर माइनस पहला ही से है। मतलब प्रतिबल का बीमा बताओ कितना हो जाएगा, L पर -1, T पर -2। हो गया ना, हो गया कि ना हो गया, किसी को दिक्कत है, सही तो है। अब तेरी बात समझो इधर, फिर से परिभाषा है, इसको समझा चुके हैं, इसको दोबारा समझाने वाले नहीं है। आई समझ में आया ना। किसी भी वस्तु पर अगर तुम बल लगा रहे हो तो उसके जो अणु हैं वो एक दूसरे से अत्यंत प्रबल बल द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, साथ जीते हैं और साथ मरते हैं, साथ कबो नहीं छोड़ते हैं। तो एक तो बल लगेगा नीचे और एक तो बल लगेगा ऊपर। तो अणुओं के बीच है देखो जो प्रतिक्रिया बल लग रहा है, एक बल ऊपर और एक बल नीचे, तो इसी को क्या कहते हैं, अणुओं के बीच आंतरिक प्रतिक्रिया बल, या क्या कहेंगे, प्रत्यानयन बल। ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल। अब बल कौन सा बल लग रहा है, अणुओं के बीच आंतरिक प्रतिक्रिया बल। तनी बात समझो इधर, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अणुओं के बीच आंतरिक प्रतिक्रिया बल को क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। यहाँ से परिभाषा लिखोगे कठिन होगी, यहाँ से परिभाषा लिखोगे आसान होगी। क्लियर है ना। और बीमा मात्रक समझ में आया, दिक्कत है नहीं, दिक्कत है लिख लो।